नमस्कार और आज की इस बेहद खास गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा माहौल थोड़ा अलग है। ऐसा मानकर चलिए कि हम एक लाइव वर्चुअल क्लासरूम में बैठे हैं। बिल्कुल एकदम रिलैक्स क्लासरूम और हमारे सामने स्क्रीन पर कुछ बेहतरीन हस्तलिखित केमिस्ट्री नोट्स खुले हुए हैं। हाँ, और आज का हमारा मिशन है इन नोट्स के जरिए परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान जैसे भारी भरकम लगने वाले विषयों को डिकोड करना। और वो भी बिना किसी उबाऊ गणित या रोबोटिक लेक्चर के। हम इसे बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से समझेंगे। सही कहा। मतलब आज उन बहुत ही छोटी चीजों को तौला जाने वाला है जिन्हें हमारी आंखें देख भी नहीं सकती। देखिए, नोट्स की इस पहली स्लाइड को देखकर ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये चर्चा सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि चीजें कितनी भारी हैं। तो फिर किस बारे में है? ये असल में उस बौद्धिक यात्रा के बारे में है जहां वैज्ञानिक दुनिया को मापने के लिए नए और रचनात्मक तरीके इजाद करते हैं। मतलब जब कोई चीज इतनी छोटी हो कि उसे मापना असंभव लगे, तब इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। अच्छा, तो ये विज्ञान के जुगाड़ की कहानी भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली स्लाइड पर ही फोकस करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहली और दूसरी स्लाइड हमें तौलने की उस ऐतिहासिक चुनौती के बारे में बताती है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उनका द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है। जी, और 19वीं सदी के वैज्ञानिकों के पास आज जैसी लेजर या कोई इलेक्ट्रॉनिक तराजू तो था नहीं। तो उन्होंने किया क्या? क्योंकि जब परमाणु देखे ही नहीं जा सकते तो तौलना तो बहुत दूर की बात है। यही तो उनकी असली प्रतिभा सामने आई। उन्होंने प्रायोगिक रूप से एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष यानी रिलेटिव रूप से निर्धारित करना शुरू किया। अच्छा, रिलेटिव रूप से मतलब तुलना करके। बिल्कुल। उन्होंने प्रकृति के सबसे हल्के तत्व को चुना और वो तत्व है हाइड्रोजन। हाँ, आवर्त सारणी का सबसे पहला सदस्य। सही कहा। तो उन्होंने स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से ही इस हाइड्रोजन को एक द्रव्यमान दे दिया। 1 ग्राम या 1 किलोग्राम? नहीं, कोई मात्रक नहीं, सिर्फ एक, बिना किसी यूनिट के। और फिर बाकी सभी तत्वों का द्रव्यमान इसी हाइड्रोजन के सापेक्ष मापा गया। ठीक है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सुनने वालों के लिए मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। बिना तराजू के परमाणुओं को तौलना कुछ ऐसा है जैसे किसी हाथी का वजन बिल्लियों की संख्या से नापना। अरे वाह, ये दिलचस्प है। मतलब मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा तराजू नहीं है जो हाथी का वजन सह सके, लेकिन हमें ये पता लग जाए कि ये हाथी 500 बिल्लियों के बराबर भारी है। तो यहाँ बिल्ली एक मानक बन गई। जी, और वैज्ञानिकों ने भी हाइड्रोजन को वही बिल्ली बना दिया, सबसे छोटी और बुनियादी इकाई। बिल्कुल सही। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सही बात है। तकनीक न होने पर भी वैज्ञानिकों ने केवल अनुपातों का उपयोग करके एक पूरा का पूरा सिस्टम बना लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन देखिए, जब हम तीसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाँ, हाइड्रोजन की जगह किसी और ने ले ली। जी, नोट्स में लिखा है कि वर्तमान में द्रव्यमान C12 यानी कार्बन 12 मानक पद्धति पर आधारित है। तो हाइड्रोजन को बॉस की कुर्सी से क्यों हटा दिया गया? इसके कई व्यावहारिक कारण थे। हाइड्रोजन सबसे हल्का तो था, लेकिन ये एक ज्वलनशील गैस है। अच्छा, तो लैब में इसके साथ काम करना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। वैज्ञानिकों को एक अधिक सटीक, स्थिर और सर्वमान्य मानक की आवश्यकता थी। कार्बन 12 एक ठोस पदार्थ है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। तो कार्बन 12 की एंट्री ऐसे हुई। हाँ, अब स्लाइड 4 को देखिए। यहाँ बताया गया है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे हम AMU कहते हैं, वो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का ठीक 112वां भाग तय किया गया है। मतलब अगर कार्बन 12 के एक परमाणु को 12 बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो एक टुकड़े का जो वजन होगा वो 1 AMU कहलाएगा। एकदम सही समझे। और यहीं से थोड़ा गणित शुरू होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि नोट्स में 1 AMU का मान लिखा है 1.66056 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, मतलब 10 के ऊपर -24। हाँ, 10 to the power -24 ग्राम्स। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान इसी हिसाब से 1.0080 U आता है। ऑक्सीजन 15.995 AMU आता है। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो इतने सारे दशमलव और 10 की घात -24 जैसे नंबर देखकर थोड़ा डर लग सकता है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? क्या ये केवल एक गणितीय खेल है? नहीं, ये गणितीय खेल नहीं है।
ये 10⁻⁻24 ग्राम का जो नंबर है, ये हमें बताता है कि परमाणु का आकार अविश्वसनीय रूप से कितना छोटा है। मतलब हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। ग्राम के आगे दशमलव लगाकर 23 बार शून्य लिखना, ये तो बहुत ही थका देने वाला काम है। हाँ, कोई भी वैज्ञानिक इतनी बार शून्य नहीं लिखना चाहेगा। इसीलिए तो यू यानी यूनिफाइड मास ने वैज्ञानिकों के जीवन को इतना आसान बना दिया है, ताकि उन्हें बार बार इतने छोटे नंबर ना लिखने पड़े। अच्छा, अब समझ में आया कि AMU की जगह आजकल U का प्रयोग क्यों होता है। जी, और एक और मजेदार बात जो स्लाइड 5 में है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। जब इसका 112 हिस्सा निकाला गया तो वो लगभग एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही आता है। ओहो, मतलब ये 112 का नियम कोई हवा में बनाया गया नियम नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी वैज्ञानिक रणनीति थी। चलिए, ये तो हुई मानक की बात। अब स्लाइड 6 पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है प्रकृति की वास्तविकता को लेकर। हाँ, ये हिस्सा मेरा पसंदीदा है। अगर कार्बन का मानक ठीक 12 है, तो जब हम आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें कार्बन 12.011 क्यों लिखा होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है जो हमें समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स की दुनिया में ले जाता है। आइसोटोप्स? हाँ, आवर्त सारणी में जो द्रव्यमान लिखे होते हैं वे वास्तव में औसत परमाणु द्रव्यमान होते हैं। अच्छा, औसत मतलब एवरेज। जी, कार्बन का ही उदाहरण लेते हैं जो 7वीं स्लाइड में विस्तार से समझाया गया है। प्रकृति में सारा कार्बन एक जैसा नहीं होता। मतलब कार्बन के भी अलग अलग रूप होते हैं। बिल्कुल। C12 लगभग 98.892% होता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा C13 भी होता है, करीब 1.108%। और शायद C14 भी, जिसका इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में होता है। एकदम सही। C14 बहुत ही कम मात्रा में होता है, लगभग 2 × 10⁻10%। तो इसे समझाने के लिए मैं एक स्कूल की ग्रेडिंग प्रणाली की एनालॉजी का उपयोग करता हूँ। हाँ, बताइए, इससे समझने में आसानी होगी। जैसे स्कूल में फाइनल परीक्षा के अंक असाइनमेंट से ज्यादा महत्व रखते हैं। फाइनल एग्जाम का वेटेज 90% हो सकता है और असाइनमेंट का 10%। बिल्कुल। तो जब फाइनल ग्रेड बनता है तो वो परीक्षा के अंकों के ज्यादा करीब होता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जो समस्थानिक प्रकृति में ज्यादा पाया जाता है, औसत द्रव्यमान उसी के सबसे करीब होता है। इसीलिए इन सबका उनकी प्रचुरता के हिसाब से गुणा और योग करने पर कार्बन का औसत 12.011 U आता है, जो 12 के बहुत करीब है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो आवर्त सारणी के ये नंबर सिर्फ एक परमाणु को नहीं दर्शाते हैं। तो वे किसे दर्शाते हैं? वे पूरी पृथ्वी पर उस तत्व के प्राकृतिक वितरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बात है, ये नजरिया तो बहुत ही अद्भुत है। नोट्स में क्लोरीन का भी एक उदाहरण है, स्लाइड 8 में। हाँ, क्लोरीन 35 जो कि 75% पाया जाता है और क्लोरीन 37 जो 25% पाया जाता है। तो इसका औसत निकलेगा 35 × 3/4 प्लस 37 × 1/4। जी, और इसे हल करने पर 35.5 U आता है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन 35.5 लिखा होता है। अब तो ये गणित बहुत आसान लग रहा है ना? अब जब हमें अलग अलग परमाणुओं का वजन पता चल गया है तो अगली स्लाइड में देखते हैं कि जब ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है। मतलब अणुओं का निर्माण। स्लाइड 8 से 10 तक यही समझाया गया है। बिल्कुल। यहाँ आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास की बात की गई है। ये तो शायद बहुत सीधा है। अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को बस जोड़ देना है। हाँ, बस इतना ही सरल है। मीथेन का उदाहरण लें, CH4। तो इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन का 12.1111 और 4 हाइड्रोजन का 4 × 8.008। और दोनों को जोड़ने पर 16.043 U आ जाता है। इसी तरह पानी यानी H2O का 18.02 U हो जाता है और ग्लूकोज जैसी बड़ी चीज का 180.162 U। जी, नोट्स में ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कई और उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, वे सब तो बस परमाणुओं के वजन का जोड़ है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ऐसा क्यों? स्लाइड 10 को देखिए। यहाँ एक नया शब्द है, सूत्र द्रव्यमान या फॉर्मूला मास। आयोनिक यौगिकों के लिए? हाँ, जैसे नमक NaCl।
तो मेरा सवाल ये है कि जब आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान दोनों में ही सिर्फ परमाणुओं के वजन को जोड़ा जा रहा है, जैसे नमक में Na और Cl का जोड़ 58.5 U, तो इन दोनों के लिए अलग-अलग नाम क्यों हैं? ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, पानी का एक स्वतंत्र अणु होता है। आप H2O के एक अणु को अलग से देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन नमक का कोई अकेला अणु नहीं होता। क्या मतलब? नमक में अणु नहीं होते? नहीं, वो एक बड़ा आयोनिक जालक होता है, एक 3D ग्रिड या लैटिस समझ लीजिए। अच्छा, जहां सोडियम और क्लोराइड के आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेरे रहते हैं और एक क्लोरीन को 6 सोडियम। ओहो। तो आप किसी एक हिस्से को तोड़कर ये नहीं कह सकते कि ये नमक का एक अणु है। मतलब तकनीकी रूप से सही रहने के लिए ही सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां कोई अणु है ही नहीं, सिर्फ एक सूत्र या फॉर्मूला है। एकदम सही पकड़े। विज्ञान में शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर किया जाता है। ये तो सच में केमिस्ट्री का एक गहरा रहस्य था जो आज डिकोड हुआ। अब हम अंतिम स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं, 11वीं से 13वीं स्लाइड तक। हाँ, यहाँ विश्लेषण की बात की गई है, प्रतिशत संगठन या परसेंटेज कंपोजिशन। जी, हम जानते हैं कि एक यौगिक का कुल वजन कितना है, लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि उसमें कौन सा तत्व कितने प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए तो वो फॉर्मूला दिया है, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान और फिर 100 से गुणा। बिल्कुल। प्रतिशत संगठन का मतलब है किसी यौगिक के 100 भाग में किसी तत्व का द्रव्यमान कितना है। मैं इसकी तुलना किसी स्नैक के पैकेट पर लगे न्यूट्रिशन लेबल से करना चाहूंगा। न्यूट्रिशन लेबल? हाँ, जैसे हम देखते हैं कि 100 ग्राम के चिप्स के पैकेट में 20% फैट है, 50% कार्बोहाइड्रेट है। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो वैसे ही हम यौगिक का न्यूट्रिशन लेवल निकाल रहे हैं। जैसे पानी में कुल द्रव्यमान 18 ग्राम है, जी। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत होगा 2/18 गुणा 100, यानी 11.11%। और ऑक्सीजन का प्रतिशत होगा 16/18 गुणा 100, मतलब 88.89%। और एथेनॉल का भी ऐसा ही है। यस। कुल 46 ग्राम में से कार्बन करीब 52%, हाइड्रोजन 13% और ऑक्सीजन लगभग 35%। बिल्कुल सही। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। कैसा सवाल? कि वैज्ञानिक इस प्रतिशत का उपयोग असल जिंदगी में कैसे करते हैं? हाँ, ये तो मैं भी सोच रहा था। ये सिर्फ किताबी ज्ञान है या इसका कोई लैब में भी काम है? इसका बहुत बड़ा काम है। जब वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला में कोई अज्ञात पदार्थ मिलता है, कोई अननोन चीज, तो वे उसका प्रतिशत संगठन निकाल कर ही पहचानते हैं। अच्छा, मतलब अगर किसी तरल में 11% हाइड्रोजन और 89% ऑक्सीजन मिले, तो वे समझ जाएंगे कि यह पानी है? बिल्कुल। ये प्रतिशत संगठन उस पदार्थ का फिंगरप्रिंट होता है। इसी से तय होता है कि वो पदार्थ वास्तव में क्या है। क्या बात है! मतलब हमने बिना तराजू के परमाणुओं को तौलने से शुरू किया था और अब हम अज्ञात पदार्थों की पहचान करने के स्तर तक पहुंच गए। हाँ, ये केमिस्ट्री नोट्स की यात्रा सच में बहुत ही शानदार रही। तो आज की इस वर्चुअल क्लास को समेटने का वक्त आ गया है। हमने देखा कि 19वीं सदी के वैज्ञानिकों ने कैसे रिलेटिव मास का जुगाड़ निकाला, फिर कार्बन 12 को नया मानक बनाया, समस्थानिकों की वजह से औसत निकालना सीखा, और अणुओं से लेकर आयनिक जालक तक का सफर तय किया, और अंत में प्रतिशत संगठन को डिकोड किया। विज्ञान सच में प्रकृति के रहस्यों को खोलने की सबसे अच्छी चाबी है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं आज की क्लास में मौजूद सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, एक नया विचार। हाँ, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। हमने देखा कि औसत परमाणु द्रव्यमान प्रकृति में मौजूद समस्थानिकों के प्रतिशत पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर कार्बन 12 सबसे ज्यादा है। जी। तो क्या ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से में, किसी दूसरे ग्रह पर, जहां कार्बन 13 पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हो, तो क्या होगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या वहां जीवन के मूलभूत निर्माण खंडों का वजन और प्रतिशत संगठन हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा? अगर ऐसा हुआ तो वहाँ की पूरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही बदल जाएगी। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन अध्ययन वाली क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। इस ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान पर सोचने का आनंद लीजिए। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर से इस क्लासरूम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।